इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, ओ राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हाँ जी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ओ मेरे दोस्तों, हो जाए, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? क्यों शौक हो रहे, क्यों टेंशन ले रहे हो? राधे 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 राधे, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, वो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, हो सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा हाँ जी, ताली बजा के, हल्की हल्की ताली के साथ, कुछ ऐसा मीठी मीठी ताली। हो जाए,
ओए श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। ओए ओ श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? बढ़िया हो? मस्त मौज बाहर, जिंदगी बढ़िया है। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे दोस्तों, चलो जी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ जी। सर आज आपने क्लास जल्दी क्यों रखी? गाबे के बच्चे एक बात बता, हम 12:30 सोच के बैठे थे, तू कल हमें कह के गया था 1 बजे भी हो सकती है। क्यों रखी तूने क्लास 11:30? रख ली, मन कर रहा था। ठीक है, मैं आपको 12:30 छोड़ दूंगा आज, क्योंकि एक्चुअली मेरे को अर्जेंट काम था, तो मैं क्लास आपकी छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है ना, मिस नहीं की। देख लो मैंने तुम्हारी क्लास मिस नहीं की, सर छोड़ ही नहीं मैंने कहा जल्दी ले लूंगा, सरप्राइज दे दूंगा, लूंगा जरूर मैं। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। इधर देखो ध्यान से ही, अब एक बार फटाफट से आ जाओ। अरे कल 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 जो हमारी क्लास होगी, कल तो हमारी सेम टाइम पर ही होगी। ठीक है ना, कल जो हमारी क्लास होगी, कल हमारी सेम टाइम पर होगी। वही हमारी क्लास 12:15 12:30 अप्रोक्सीमेट हमारी क्लास होगी। आज मेरे को थोड़ी सी जल्दी लेनी पड़ी है, इसलिए मैं जल्दी छोड़ दूंगा। आपसे उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। आप अगर कहोगे कि मुर्गा बन के मुर्गे वाली माफ़ी मांगू, वो भी मांग सकता हूँ, बट यहाँ पे जब मैं चेयर पे खड़ा होता हूँ तो चेयर जो है वो मूवेबल वाली है, टायर्स वाली है, तो मेरे को गिरने का डर है और मेरे को कल तुम्हारी क्लास लेनी है, इसलिए मुर्गे वाली माफ़ी मैं तुमसे अभी नहीं मांग पाऊंगा। अभी आप मेरे से ऐसी माफी एक्सेप्ट कर लो, करनी पड़ेगी तुम्हें ऐसी माफी एक्सेप्ट, बात खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब आज वाली क्लास में आपको पता है ना हमें चैप्टर कौन सा करना है? नहीं, तुम्हें पता है चैप्टर हमें कौन सा करना है? आज हम चैप्टर जो करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया वाला चैप्टर आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। जो आज हम चैप्टर रिवाइज करेंगे, वो चैप्टर रिवाइज करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जी। ठीक है, कल वाली क्लास में हमने टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज कर दिया था। कल वाली क्लास में हम टाइम ऑफ सप्लाई को रिवाइज कर चुके थे। आई होप आपको टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आ चुका होगा। आपने टाइम ऑफ सप्लाई के सभी प्रोविजन एक बार दोबारा से पढ़ लिए होंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें टाइम ऑफ सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आज हमें रिवीजन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज आईटीसी और पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला। इनको आज हमें रिवीजन करनी है और कल भी इसको हम कंटिन्यू करके चलेंगे। होपफुली कल वाली क्लास में इस टॉपिक को हम अपना कंक्लूड करेंगे जी। अब ये समझ लो, ये टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सीएस एग्जीक्यूटिव की फैमिली के बच्चे हो, आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है मैंडेटरी वाला क्वेश्चन, जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप ये मान के चलो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर डिवोट होता है। आईटीसी और पेमेंट ऑफ जीएसटी दोनों पे टिका होता है। फिर जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं, जो आपका भी मैंडेटरी क्वेश्चन बनता है, या इवन सीएमए के अंदर भी अगर कोई मैंडेटरी क्वेश्चन बनता है, तो उसके अंदर आप ये मान के चलो कि आईटीसी और पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले पॉइंट होंगे ही होंगे। तो मतलब जो हम 2 चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं, ये एक्चुअल में 2 चैप्टर नहीं है। आप ये मान के चलो कि पूरे जीएसटी में कम से कम कह रहा हूं 10 से 15 नंबर की वेटेज जो है वो इन दोनों चैप्टर को मिला के है। ऑब्वियस सी बात है, अब रेगुलर बैच तो नहीं चल रहा, हमें रिवीजन करनी है। मैं उम्मीद करूंगा आपने थोड़ा बहुत पहले इसको पढ़ा होगा जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब अगर मैं आईटीसी की बात करता हूं, तो आईटीसी का चैप्टर जो है मोटा मोटी सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 19 तक के जो सेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आईटीसी के होते हैं। एक सेक्शन 20 भी है, उसको हम आईटीसी में कवर कर लेते हैं, बट मेन सेक्शन जो है वो 16 से लेके 19 तक के सेक्शन है जो हमें रिवाइज करने हैं।
सबसे पहले एक बार मैंने आईटीसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की कि पूरे के पूरे आईटीसी के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं। देखो मैंने वही बात लिखी है, सेक्शन नंबर 16 से लेकर 19 तक के सेक्शन जो हैं वो किसकी बात करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी की बात करेंगे। अब एक सामने एक बच्चा बैठा है, बच्चा ये बात कह रहा है, यार गाबा एक बात बता यार, गाबे हेलो गाबे बात मेरी सुन, गाबे बात मेरी सुन, मेरे को एक बात बताओ, आपने आईटीसी का चैप्टर आपने हमें करा दिया, आप दोबारा से क्यों हमें करवा रहे हैं? मैंने कहा मैंने कब कराया? यार गाबा सर कैसी बात कर रहे हो, आपने हमें बताया नहीं कि आईजीएसटी को हम यूज करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर आपने हमें ये नहीं कराया कि सीजीएसटी को हम यूज करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी। फिर आपने हमें ये भी तो करवाया था कि एसजीएसटी को हम यूज करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और आईजीएसटी। आपने फिर ये भी कहा था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपस में यूज नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, वो मैंने आपको आईटीसी का यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताया था, ये बात ध्यान देना, आईटीसी का अवेलमेंट मैंने आपको नहीं बताया था। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, सारे के सारे बच्चे एक बात मेरे को बताना, जब आईटीसी को यूज करना होगा तो यूज करने से पहले मुझे आईटीसी बुक भी तो करना होगा। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूं, आपको पता है मैंने यहाँ पे मेरा फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है? मेरा फेस इसलिए ग्लो कर रहा है, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइट लगा रखी है। अच्छा, हम कहें 7 दिन में रंग गोरा कैसे हो गया गाबा सर का? नहीं, वैसे मेरा रंग गोरा है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने लाइट लगा रखी है, क्योंकि अगर लाइट नहीं लगाऊंगा ना पीछे फिर शेडो आ जाएगी, फिर सही से नहीं आएगा। अब ये लाइट जब मैं लेकर आया, अब इस लाइट को लेकर आने के लिए मैंने पैसे दिए, अपना जीएसटी नंबर दिया, जीएसटी नंबर दिया तो बिल जीएसटी वाला कटा, इसमें जीएसटी लगा था, क्या उसका आईटीसी में क्लेम कर पाऊंगा? नहीं क्लेम कर पाऊंगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। फिर सामने मेरे यहाँ पर कैमरा पड़ा है, अब कैमरा ऑब्वियस सी बात है जो मेरी फोटो खींच रहा है, अब कैमरा मेरी फोटो खींच रहा है, कैमरे को मैंने खरीदा, कैमरे के खरीदने पर जीएसटी दिया, उस जीएसटी के टाइम पर मैंने जीएसटी नंबर दिया, तो क्या उस जीएसटी का मुझे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो यहां पर मैं लिख रहा हूं, मतलब जिस आईपैड के अंदर या जिस लैपटॉप के अंदर मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको जब मैंने खरीदा, इसको खरीदने पर मैंने जीएसटी दिया, उस जीएसटी का क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आईटीसी मिलना या ना मिलना, वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर में आती हैं। तो हम यहां पर ये डिस्कस नहीं कर रहे कि आईटीसी को यूज कैसे करना है, हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि आईटीसी को अवेल कैसे करना है। तो पूरा का पूरा चैप्टर, पहली बात ये समझ लो, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी के ऊपर है, पूरा का पूरा चैप्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पे नहीं है। वो बातें होंगी पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले टॉपिक में। यहां पर बातें किसकी हो रही हैं कि जो तुमने जीएसटी दिया, माना तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, माना तुमने जीएसटी नंबर दिया, बट क्या हर केस में कैन यू क्लेम आईटीसी? क्या हर केस में तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा या हर केस में तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा? हमें यहां पर यह भी देखना पड़ेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद देखो आगे, फिर यहां पर आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं जी? आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आए ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो। कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, कि एक बार टैक्स पे दोबारा से टैक्स ना लगे, इसलिए गवर्नमेंट आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई है। कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट यहां पे आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट लेके आई है। उसके बाद एक बात मेरे को बताना, अब ये जो आईटीसी है ये किसका मिलेगा? आईटीसी मिलेगा इनपुट का, इनपुट सर्विस का, कैपिटल गुड्स का। ऑब्वियस सी बात है भाई, मान लो आपने इनपुट है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, आपने जो भी इन पे जीएसटी दिया होगा, उस जीएसटी का तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर इनका आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर सारे बच्चे बोला आईटीसी को हम यूज कहां पे करते हैं? आपको मैंने पहले भी कहा था आईटीसी को यूज करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो हम यूज करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, कि आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए हम आईटीसी को यूज करते हैं। वही बात देखो यहां पर लिखी है। फिर याद आपको मैंने कहा था कि आईटीसी में बिल टू बिल कोरिलेशन नहीं होता। याद करो मैंने कहा था कि आईटीसी एक लिक्विड फॉर्म की तरह होता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास पानी का गिलास है, इसमें 3 बोतल से मैंने पानी डाल दिया और तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें कौन सा पानी कौन सी बोतल का है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी वो मिक्स हो चुका है ना। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि आईटीसी में बिल टू बिल कोरिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो आपने सामान खरीदा, अगर वही सामान आगे बेचोगे तो आईटीसी यूज कर सकते हो, नहीं। आईटीसी एक लिक्विड फॉर्म की तरह है। आईटीसी क्लेम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब आगे आउटपुट टैक्स आएगा उसमें यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी आईटीसी किसी की पेमेंट के अंदर यूज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है जी। क्या बात समझ में आ रही है?
उसके बाद फिर गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि आईटीसी यूज करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, एग्जम्प्टेड वाले केस में आईटीसी को अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आगे खून नहीं है तो आजादी नहीं मिलेगी। याद कर, मैंने तुझे कहा था कि तू मुझे खून देगा, मैं तुझे आजादी दूंगा। याद कर, याद कर मेरे बच्चे, मैं तेरी बात कर रहा हूं। हेलो भाई साहब, उधर क्या देख रहा है, उधर क्या देख रहा है, उधर क्या देख रहा है मेरे बच्चे, इधर देख। मैंने तुझे कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून का मतलब जीएसटी, आजादी मतलब आईटीसी। तो अगर आगे खून ही नहीं है तो आजादी क्यों मिलेगी, वही बात यहां पे लिखी हुई है जी। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में, याद है जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट, वहां पर आपको आईटीसी मिल जाता है। यह बात आपको मैंने बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो जी। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मान लो टैक्सेबल है और एग्जम्प्टेड है, तो टैक्सेबल वाले पोर्शन का आईटीसी मिलता है, एग्जम्प्टेड वाले पोर्शन का आईटीसी आपको नहीं मिलता है। तो वही बात आपकी यहां पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पर क्या लिखा है जी। अब यहां पे देखो, तीन मेन कॉन्सेप्ट आते हैं आईटीसी से रिलेटेड। अब तीन मेन कॉन्सेप्ट आईटीसी से रिलेटेड कौन से आते हैं, एक बार पहले वो डिस्कस करते हैं। तीन मेन कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये आ रहा है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, आईटीसी अवेल कैसे करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है यूज कैसे करना है। और तीसरा आईटीसी का रिफंड कहां पर मिलेगा। पहले रिफंड की बात कर लेते हैं। सारे बच्चे सुनो, रिफंड कहां पर मिलेगा, सारे बच्चे बोलना। जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में क्या क्लेम करोगे, रिफंड ही तो क्लेम करोगे भाई। आगे टैक्स है नहीं, पीछे मैंने जीएसटी दिया, उसका मुझे आईटीसी मिलेगा, तो मैं आईटीसी का रिफंड क्लेम करूंगा, सिंपल। तो जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में रिफंड क्लेम कर सकता हूं। और दूसरा, अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो वहां पर भी रिफंड क्लेम करूंगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। याद है मैंने कहा था कि परचेज पर ज्यादा जीएसटी पे किया, सेल पर जीएसटी कम है, तो जो मैंने ज्यादा जीएसटी पे किया उसका मैं क्या क्लेम करूंगा, रिफंड क्लेम करूंगा। तो परचेज वाले केस में ज्यादा जीएसटी है, सेल वाले केस में कम जीएसटी है, तो जो ज्यादा जीएसटी है उसका तुम रिफंड क्लेम करोगे। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम करोगे जी। तो रिफंड में मोटा मोटी ये दो केस निकल के आते हैं, इन दो केस में तुम आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। फिर यूज कैसे करना है वो सारी बातें हम एक बार देख चुके हैं। अवेल कैसे करना है, तो वहां पे गवर्नमेंट कहती है सेक्शन नंबर 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। और कुछ केस में आईटीसी अवेल करने के बाद तुम्हें रिवर्स भी करना पड़ सकता है। तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बातें जो होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। क्लियर है। अब यहां पे देखो जी, अब यहां पे देखो सर जीएसटी के नोट्स टेलीग्राम पे नहीं है, ओनली जीएसटी के हैं। ओनली जीएसटी के भाई सारे नोट्स टेलीग्राम पे हैं। आप एक बार जाके पिन चेक करो, पिन किया होगा मैंने, उसमें लिंक होगा, उस लिंक के अंदर मैंने नोट्स डाले होंगे। तो एक बार दोबारा से डाल दूंगा, बट मैंने वो डाला हुआ है, मतलब लिंक मैंने, नोट्स तो मैंने कितनी बार दे दिए, एक बार दोबारा से दे दूंगा जी, यही कर सकता हूँ और क्या। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 16, 17, 18, 19 एक बार चेक करना। अब सेक्शन नंबर 16 की बात करो। 16 की हेडिंग क्या निकल के आ रही है, 16 की हेडिंग निकल के यहाँ पे आ रही है एलिजिबिलिटी। देखो जी, हाँ जी, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। भाई कौन कौन सा पर्सन आईटीसी लेने के एलिजिबल है, तो कौन कौन सा पर्सन आईटीसी लेने के एलिजिबल है, तो क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी बातें 16 में है, वो सारी बातें 16 में। उसके बाद 17 क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की, क्रेडिट की अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, आप कौन से क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो सारी बातें 17 में आती हैं। 18 क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस। भाई आईटीसी जो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, कुछ स्पेशल केस में आईटीसी की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, वो सारी बातें 18 में। 19 क्या निकल के आ रहा है कि अगर मान लो जो वर्कर वाला केस है तो आपको आईटीसी कैसे लेना है, तो वो सारी की सारी बातें 19 में निकल के आती हैं। तो ये 4 सेक्शन की हमें यहाँ पे रिविजन करनी है। ठीक है। अब अगले फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस आईटीसी के चैप्टर में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला आ रहा है इनपुट। आप बताओ इनपुट क्या है, जल्दी बोलो इनपुट क्या है। सारे बच्चे बोल दो, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये कैमरा मेरे प्रोफेशन के लिए इनपुट है या नहीं है, बिल्कुल है। ये जो लाइट लगी हुई है, ये लाइट मेरे बिजनेस के लिए इनपुट है या नहीं है, बिल्कुल है।
ये फॉर एग्जांपल ये जो जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, ये जो टैब है या जो ये वैक्यूम है या जो आईपैड है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, क्या ये मेरे बिजनेस के लिए इनपुट है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, पीछे मैंने यहाँ पे ग्रीन कपड़ा लगाया हुआ है, ग्रीन कपड़ा लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्रोमा काटा हुआ है, क्या ये ग्रीन कपड़ा मेरे बिजनेस के लिए इनपुट है या नहीं है? बिल्कुल है। ये जो मैंने माइक परचेज किया हुआ है, ये जो माइक जिसमें तो मैं आवाज आ रही है, ये माइक मेरे बिजनेस के लिए इनपुट है या नहीं है? बिल्कुल इनपुट है जी। तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि भैया ये सब इनपुट है। तो इनपुट का मतलब होता है जो भी मटेरियल आपने परचेज किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, वो सब कुछ इनपुट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। सर जी फिर इनपुट सर्विस का मतलब क्या होता है? इनपुट सर्विस का मतलब होता है जो मैंने सर्विस ली, जैसे एग्जांपल देता हूं कि मैंने सर्विस क्या ली। अब ये सारा स्टूडियो सेट करने के लिए आपको मैंने बोला कि मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुआ, तो अभी प्रॉपर सेटिंग अभी हुई नहीं। अभी आपको भी पता है, आपने अगर कभी घर शिफ्ट किया हो तो भाई घर शिफ्ट करना आसान नहीं होता सर ऐसे ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी हमारे घर के अंदर होंगी। पता ही नहीं होता सामान कहाँ कहाँ पड़ा है भाई साहब। मतलब आपको देखने में सामान ही लगेगा, जब अलमारियों से सामान निकलेगा ना तब पता लगेगा ये भी सामान पड़ा था, ये भी सामान पड़ा था, ये भी सामान पड़ा था। फिर हमारे इंडिया का ट्रेडिशन है। अब इंडिया का ट्रेडिशन क्या है, कल की बात बताता हूँ, कल की बात बताता हूँ। ये देखो मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ मेरे, वो सामने, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। मेरा एक बार ना फ्रैक्चर हुआ था, बहुत पहले फ्रैक्चर हुआ था। आई थिंक मेरे से बात आई है 4-5 साल पहले की बात है। तो ना फ्रैक्चर जब हुआ था मेरी हाथ में, तो फ्रैक्चर का नहीं वो सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट होता है जो ऐसे यहाँ पे डालते हैं। तो कल अब फ्रैक्चर सही हो गया तो वो हमने रख लिया घर में। अब कल क्या हुआ, कल हम फिल्टर कर रहे थे क्या सामान रखना है क्या नहीं रखना। तो मेरी वाइफ ने बोला कि ये रखना है आपको। मेरा तो मन नहीं है इसको रखने का। मैंने कहा भाई रख लेते हैं। कह रही क्या करोगे इसका? तो मैंने कहा यार क्या पता आगे जाके दोबारा से फ्रैक्चर हो जाए। कह रही यार कैसी बात कर रहे हो, ऐस तो हम इसलिए रख रहे हैं कि हमें फ्रैक्चर होगा। मैं कहा अच्छा। फिर हमने क्रोसिन की दवाई क्यों रखी है? घेर देते हैं क्रोसिन की दवाई। हमने क्रोसिन की दवाई इसलिए रखी है कि हमें बुखार होगा। अरे मैंने कहा कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं। अब दवाइयां हम इसलिए तो रख रहे हैं ना कि अगर हमें आगे जाके जुकाम होगा तो हम ये जुकाम की दवाई ले सकते हैं। तो फाइनली अब आधी चीजें ऐसे करते करते अब रख ली जाती हैं, फिर भूल जाते हैं कि भी सामान घर में रखा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब मैंने पूरा सेटअप लगाया हाँ, जब मैंने पूरा सेटअप लगाया, जब मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया, तो इस सेटअप को लगाने के लिए मैंने एक पर्सन को बुलाया जी, ठीक है जी। अब जब सेटअप को लगाने के लिए मैंने पूरा एक पर्सन बुलाया, उस पर्सन ने मेरे को सर्विस दी, उस सर्विस का उसने बिल बना के मेरे को दिया। तो उस बिल पे जो जीएसटी लगा, दैट इज माई इनपुट सर्विस, दैट इज माई इनपुट सर्विस, दैट इज माई इनपुट सर्विस। ये बात ध्यान दो। आज अगर फॉर एग्जाम्पल कैमरा लगाने के लिए कोई बंदा आया, उसने उसके लिए मुझसे पैसे चार्ज किए, मान लो फॉर एग्जांपल इसने बोला कि मैं आपका स्टूडियो सेट करूंगा, तो उसके लिए सर्विस दे रहा हूं तो पैसे लूंगा। ये मेरी सारी इनपुट सर्विस है जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सब कुछ जो है वो मेरी इनपुट सर्विस के अंदर आती है। हाँ, जब ढूंढो तब नहीं मिलता, जब ढूंढोगे ना तब नहीं मिलेगा कोई सामान। कहते बहुत संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, इतना संभाल के रखा हुआ है कि मिल ही नहीं रहा था। कई बार मम्मी कहती है ना बेटे संभाल के तो रखा था। अरे संभाल के रखा था तो ढूंढो ना, इतना क्या संभाल के रख दिया कि मिल ही नहीं रहा। इससे बढ़िया तो ना ही संभाल के रखते, फिर तो बाहर ही सड़क पे गिर दो ताकि कम से कम दिख तो जाए। घर के मेरे को लग रहा है फर्शों पे आधा सामान गिरा होना चाहिए कि फर्श पे गिरा हुआ सामान दिखता है, अलमारियों में ऐसे घुस जाता है कि दिखता कुछ है नहीं। रखा तो था बेटे संभाल के, कहाँ रखा था याद नहीं आ रहा, तो फिर पता नहीं कहाँ संभाल के रखा था। संभाला रहेगा वो, फिर जब घर शिफ्ट होगा तब निकलेगा 10-15 साल के बाद। हाँ, मुद्दा सारा ये निकल के आ रहा है यार, संभल ही नहीं रहा, सामान नहीं संभल रहा भाई। उसके बाद देखो कैपिटल गुड्स। अब अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूंगा तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे एसी लगा है, तो एसी मेरे स्टूडियो में लगा, एसी मेरा कैपिटल गुड्स है। वैसे कैमरा भी कैपिटल गुड्स है, कैमरा भी इनपुट में कवर नहीं करूंगा क्योंकि कैमरे की बेनिफिट जो है मुझे लॉन्ग टर्म मिलेगा, तो कैमरा भी जो है वो कैपिटल गुड्स वाली कैटेगरी में आ जाएगा। फिर ये वैक्यूम जो है, आईपैड जो है, इसको भी मैं कैपिटल गुड्स वाली कैटेगरी में कवर कर सकता हूं क्योंकि इसका बेनिफिट जो है आने वाले कई टाइम तक मिलेगा, तो कैपिटल गुड्स, तो ये सब कुछ कैपिटल गुड्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सारे बच्चे बोल देना, जब मैंने ये इनपुट या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स खरीदे होंगे, क्या इन पर मैंने कोई टैक्स पे किया होगा? क्या इन पर मैंने कोई टैक्स पे किया होगा या नहीं पे किया होगा? 100% मैंने टैक्स पे किया होगा, और उसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं।
और जो मैंने टैक्स पे किया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। बस ये बात ध्यान दो, उसको तो इनपुट टैक्स बोलते हैं। मम्मी संभाल के रख देती है, फिर वो सामान नहीं मिलता, तो उसी को तो संभाल के कहते हैं। अरे कई बार देखियो, कई बार क्या होता है, कई बार पुराने, अच्छा वो होता है ना, कई बार पुरानी पैंट निकालते हैं, पुरानी पैंट के अंदर 10 रुपए मुड़े हुए निकलते हैं जो 2-3 बार धुल चुके होते हैं। कसम से सर उसकी खुशी इतनी होती है ना, ऐसे लगता है जैसे हमें 10 रुपए कहीं किसी के गुम हुए मिले हैं, जबकि हैं हमारे ही, हमारे ही हैं वो 10 रुपए, हमारे ही थे, हमने ही जेब में डाले थे, हम ही जेब में डाल के भूल गए थे, फिर हमें ही वो मिल गए और हम ही खुश हो रहे हैं कि मम्मी 10 रुपए मिल गए। क्या है यार ये, एवट ऐसा होता है सर, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कई बार। 100 रुपये भाई, 100 रुपये मिल गए भाई, 100 रुपये मिल गए। अरे 100 रुपये तेरे तो थे ना लायक, 100 तू भूल गया था उसके अंदर। है ना। क्लास नंबर 8 यूट्यूब पर ही है जी। क्लास नंबर 8 पब्लिक ही है, मैंने कोई क्लास अभी तक प्राइवेट की नहीं है, तो वो पब्लिक ही है जी। ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे आउटपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? अब जो मैं रेगुलर बैच वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन रेगुलर बैच वाले बच्चों से जो फीस लेता हूँ, उस फीस में जो जीएसटी होता है उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो आउटपुट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या है? तुम्हें पढ़ाना। मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या है? तुम्हें पढ़ाना। तुम्हें पढ़ाने पर जो जीएसटी लेकर मैं गवर्नमेंट को दूंगा, दैट इज माई आउटपुट टैक्स। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई मतलब जिसपे जीएसटी नहीं है, एग्जम्प्ट है, उस पर कोई हमें टैक्स नहीं देना, वो एग्जम्प्टेड सप्लाई में आएगा। टैक्सेबल सप्लाई जिसपे जीएसटी हमें देना है, जिसपे जीएसटी लगेगा, वो टैक्सेबल सप्लाई में आएगा। एजेंट का मतलब याद है? एजेंट मतलब याद करो, वो सप्लाई का चैप्टर जो हमारे बिहाफ पे आके सामान बेचेगा और जो अपने नाम से इनवॉइस इशू करेगा, उसको एजेंट वाली कैटेगरी में कवर करते हैं। एजेंट कहने से कोई एजेंट नहीं होता, जो अपने नाम से इनवॉइस इशू करेगा उसको एजेंट वाली कैटेगरी में कवर करते हैं। फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है जिसपे जीएसटी एक्ट नहीं लगेगा, जैसे पेट्रोल नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। उसके बाद अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है क्योंकि उस पर जीएसटी एक्ट लैवी नहीं होता जी। अब पहले मेरे को ये बताओ मोटा मोटी, क्या इन डेफिनेशन में तुम्हें कोई डाउट है? सर क्या एग्जाम में डेफिनेशन बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं, तभी मैंने तुम्हें समझाई है, नहीं तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकता था। अच्छा, अब ये सारी डेफिनेशन अगर आप चेक करोगे, नीचे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये सब डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जी। क्लियर है? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक पॉइंट बस मुझे थोड़ा सा बताना है, वैसे मैंने आपको पहले थोड़ा डिटेल में बताया था, एक पॉइंट मुझे और यहां पर थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना है। एक बार वो सारे बच्चे बोल दो कि आईटीसी को हम कहां यूज कर सकते हैं। एक बार वो लाइन बोल दो, वो सारे बच्चे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जी। सारे बच्चे एक बार ये बोल दो कि आईटीसी को हम कहां यूज कर सकते हैं, बताना एक बार जी। आईटीसी को हम कहां यूज कर सकते हैं, बताओ सारे बच्चे बताओ जी, जल्दी बोलो। आईटीसी को कहां यूज कर सकते हैं? फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। कहां यूज कर सकते हैं? फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। दोबारा बोलो, हम आईटीसी को कहां यूज कर सकते हैं? फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, आउटपुट टैक्स। एक लाइन आपको मैंने बताई थी, जो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी हम देने जाते हैं वो हमारा आउटपुट टैक्स नहीं होता, वो हमारा इनपुट टैक्स होता है। याद है? आप भूल जाते हो ना, आपको याद ही तो नहीं रहता। कितनी बार समझा चुका हूं आपको, फिर पता नहीं क्यों भूल जाते हो। याद आपको मैंने कहा था कि जैसे यहां से मैंने सामान खरीदा, ठीक है, फिर यहां पर मान लो मैं खड़ा हूं, फिर आगे मैंने सामान बेचा, अब इस बेचने पर जो जीएसटी लगा, ये जीएसटी तो मेरा आउटपुट टैक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस परचेज पर जो मैंने जीएसटी पे किया, ये मेरा इनपुट टैक्स है। अब अगर ये मान लो आरसीएम में कवर है, तो ये जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देने जाना पड़ेगा। तो अब मैं गवर्नमेंट को 2 टैक्स देने जाऊंगा। कौन कौन से देने जाऊंगा साहब? एक टैक्स तो मैं जो गवर्नमेंट को देने जाऊंगा, एक तो ये वाला होगा पहला, और दूसरा ये वाला होगा आरसीएम वाला। बट गवर्नमेंट कहती है, ओए ढोकले ढोकले सुन मेरी बात, ओए ओए सोन पापड़ी सुन, और भिंडी कलर के बच्चे सुनो, ओए रबड़ी ओए सुन मेरी बात। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जब तू अपना आईटीसी यूज करेगा तो आईटीसी इसकी पेमेंट में यूज कर सकता है, इसकी पेमेंट में आईटीसी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तेरा इनपुट टैक्स है।
क्योंकि वो तेरा इनपुट टैक्स है। तो सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, फिर यहां पर आरसीएम जो है ये टैक्स हमें कैसे पे करना पड़ेगा? ये सारा तुम्हें कैश में पे करना पड़ेगा, ये सारा तुम्हें कैश में पे करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी बात बनेगी। सर 800 बच्चों के लाइव से 200 बच्चे आ गए तो पास कितने परसेंट होता है? 800 का 15% निकालना, 800 का 15%, 800 मल्टीप्लाई 15, 120। अब 120 तक, जब 120 तक बच्चा आएगा ना तो वही पास हो सकता है जी। 15-20% रिजल्ट आता है जी, उससे ऊपर तो रिजल्ट ही नहीं है ना। अगर 800 बच्चे जो पहले दिन लाइव थे, अगर वही 800 बच्चे डेली लाइव आ गए तो आपको नहीं लग रहा इंस्टीट्यूट रिजल्ट कैसे निकालेगा? फिर उसके लिए खतरा हो जाएगा ना। अभी हम उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर रहे, हम अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं ना अटेंड करके। वो खतरा हमारे लिए, इंस्टीट्यूट के लिए तो वो इजी है, उसके लिए तो आसान हो गया ना 15% रिजल्ट निकालना। भाई मान लो 20% बच्चा 25% आ रहा है, उसमें से 15 तो निकल जाएगा। अगर 100% अटेंडेंस हो डेली बेस पे, अब इंस्टीट्यूट के लिए मुश्किल है कि भाई अब मैं क्या करूं। बच्चा कहता है वो दिन हम मान ही नहीं देंगे सर, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है सर, हम खुद के इंस्टीट्यूट के साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। हम क्यों करेंगे ऐसा, हम अपने आप ही रिजल्ट बना के दे देंगे अपना। ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है सर, जितने परसेंट रिजल्ट आता है ना वही बच्चा लास्ट तक सिंसियर रहता है। बच्चे अपने आप फिल्टर होते रहते हैं, उनको पता नहीं लगता, उनको लगता है कि नहीं हम फिल्टर नहीं हो रहे, बट वो होते रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता लास्ट तक चलना। मैंने कहा था सिर्फ 15 दिन मेरे को दे देना, 15 दिन जो बच्चा नहीं दे पा रहा, लाइव 2 घंटे नहीं दे पा रहा, आप समझो लाइफ में कितना बिजी है। इससे भी अगर तुम ज्यादा बिजी हो तो इसको तुम टाइम ही क्यों दे रहे हो? फिर टाइम ही क्यों दे रहे हो इसको, अगर तुम्हारे पास इससे इंपॉर्टेंट भी कोई काम है? आप समझ रहे हो, मेरी लाइफ में तो और कितने इंपॉर्टेंट काम होंगे, आपको नहीं पता इसने मेरी लाइफ में क्या कितना हेक्टिक शेड्यूल है, बट फिर भी मैं टाइम निकाल के तुम्हारे पास आ रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे एग्जाम निकलवाने हैं। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, तुम्हें करना क्या है, ऐसा कुछ काम नहीं बनेगा। अच्छी चलो वापिस आओ। तो मुद्दा क्या निकल के आ रहा है? मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि भैया कैश में हमें पेमेंट करनी है, तो जो आरसीएम वाला जीएसटी है वो हमें कैश में पे करना होता है। आरसीएम की पेमेंट करने के लिए, आरसीएम की पेमेंट करने के लिए हम आईटीसी यूज नहीं कर सकते, हम आरसीएम के लिए ओनली कैश पेमेंट कर रहे हैं। बाकी जो आईटीसी हमें यूज करना है फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नोट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है नी। अब यहां पे एक बार आओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो देखो वही बात लिखी है, आउटपुट टैक्स दैट इज फॉरवर्ड चार्ज लाइबिलिटी, जो आपके अदर ड्यूज होंगे आरसीएम एटसेट्रा, उसको हम फिर कैश में पेमेंट करेंगे। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये सारी बातें हो चुकी है। अब यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन 16 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा अब सुनो जी, आज वाली क्लास में हमें सारा सेक्शन 16 कंप्लीट करना है। ठीक है ना, आज मैंने कहा था ना थोड़ी सी छोटी क्लास है, तो कल मैं कोशिश करूंगा कंपनसेट कर लूंगा, कल मैं क्लास 12 बजे ले लूंगा और आधा घंटा ज़्यादा ले लूंगा, तो वो टेंशन मतलब वो मैं कंपनसेट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, अब सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 पता क्या कहता है? सेक्शन 16 ये बात कहता है कि आप आईटीसी लेने के कब एलिजिबल हो और कौन सी कंडीशन तुम्हें सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तब जाके तुम आईटीसी ले सकते हो। मतलब पहली बात, आप आईटीसी लेने के कब एलिजिबल हो, और फिर जो एलिजिबल है वो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, तब जाके वो एलिजिबल बनेगा। तो वो हमें यहां पे देखना है कि कब जाके उसकी एलिजिबिलिटी होगी। सेक्शन 16 में 2 सब सेक्शन सबसे मेन है, 16(1), 16(2). मेरी तरफ देखना बस, यहां पे आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं, आपको लाइफ टाइम के लिए ये सेक्शन याद हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्या बोला कि यहां पर मैंने एक लाइट लगा रखी है, देखो पूरी फेस पे एक लाइट आ गई होगी। ये लाइट लेकर आया, मैं लाइट लेकर आया, इस लाइट पे मैंने खरीदा होगा, इस पे मैंने जीएसटी नंबर दिया, तो जीएसटी नंबर दिया तो इसका मैं आईटीसी लेना चाह रहा हूं। अब मैं सेक्शन 16 से पूछूंगा तू बता इसमें मैं आईटीसी कब ले सकता हूं। तो मैंने इससे पूछा, लाइट से, मैंने कहा लाइट तेरे ऊपर ना मैंने 500 रुपए का जीएसटी दिया है, भाई तेरे ऊपर मैंने 500 रुपए का जीएसटी दिया, तू बता मैं 500 का आईटीसी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। अब ये लाइट मुझे कह रही है कि आईटीसी लेने के लिए तेरे को सेक्शन 16 के पास जाना पड़ेगा। मैं कहा तू बता यार क्या क्या कंडीशन है। अब ये कह रहा है देख, सबसे पहले अगर तुझे इस लाइट के जीएसटी का आईटीसी लेना है, पहली बात तू जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए।
मैंने कहा वो तो हूं। मैंने कहा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी बात, क्या इस लाइट को तो बिजनेस में यूज कर रहा है? मैं कहा बिल्कुल, जब मेरी क्लास होती है तभी इसका यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, घर में इसे नॉर्मली कौन यूज करेगा? तो ये स्टूडियो की लाइट है, तो मैंने इसको क्लास पर्पस में यूज करना है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन, क्या इस लाइट का तेरे पास टैक्स इनवॉइस है? मैं कहा बिल्कुल है। जब मैंने अमेजोन से ये लाइट मंगाई, तो अमेजोन से जब मैंने लाइट मंगाई उसका टैक्स इनवॉइस मेरे पास है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अगली कंडीशन, क्या ये लाइट तुझे रिसीव हो चुकी है? मैं कहा भाई जल तो रही है, रिसीव हो चुकी है। कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर उसने, ये सप्लायर जिससे तूने लाइट खरीदी है, क्या उसने इसका इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर दी है? जीएसटीआर 1 कहते हैं उसको, जीएसटीआर 1 क्या अपलोड कर दिया? मैं कहा हाँ कर दिया। कह रहे क्या वो तेरे 2B में शो हो रहा है? एक बच्चा कह रहा सर 2B क्या होता है? 2B के अंदर आईटीसी शो होता है। 2B के अंदर आईटीसी शो होता है कि जो 1 में इनवॉइस अपलोड होते हैं वो 2B में शो हो जाते हैं, और अगर 2B में शो हो रहा है तो इट मींस आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मैं कहा हाँ 2B में हो रहा है। कह रहे क्या इसकी पेमेंट तेरे सप्लायर ने गवर्नमेंट को कर दी है? मैं कहा कर दी है जी, उसने जीएसटी पे कर दिया। कह रहे क्या इसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में तो नहीं है? हो सकता है कि कोई रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में हो, मतलब गवर्नमेंट को डाउट हो कि ये सप्लायर फर्जी है, सप्लायर फेक है, तो हम देखेंगे पहले, उसके बाद इसका आईटीसी अलाउड करेंगे, ऐसा तो नहीं है? मैं कहा नहीं, ये आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड वाले कॉलम में नहीं है। कह रहे क्या तू अपनी जीएसटी की रिटर्न भर चुका है? मैं कहा हाँ भर चुका हूं। अब गवर्नमेंट कह रही है एक बार बस ये देख ले, क्या इसका आईटीसी 17(5) में कवर तो नहीं है? 17(5) जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें कुछ चीजों पे आईटीसी ब्लॉक है। अब अगर मान लो वहां पर इस लाइट का आईटीसी ब्लॉक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद भी तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा जी। तो मुद्दा ही निकल के आ रहा है। मैंने कहा नहीं जी 17(5) के अंदर ब्लॉक नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाउ यू कैन क्लेम आईटीसी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। तो ये सारी कंडीशन है। 3B नहीं मेरे बच्चे, 2B। 3B की तो रिटर्न होती है, 3B तो हम रिटर्न भरेंगे ना। 2B कब होती है? जब उसने अपलोड किए इनवॉइस। तो मेरा एक जीएसटीआर 2B होता है जिसमें आईटीसी दिखता है, तो क्या वो 2B के अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमें यहां पे देखना है जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी, सारी कंडीशन दिमाग में लेके आना। रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड हो तो बात आगे बढ़ेगी, अनरजिस्टर्ड हो आईटीसी नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड में देखो क्या जी, रजिस्टर्ड में चेक करो। अब रजिस्टर्ड में गवर्नमेंट क्या कह रही है? सेक्शन 10 वाला ना हो, याद करो सेक्शन 10 वाला, कॉम्पोजिशन लेवी, वहां तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, वो नहीं होने चाहिए। फिर यूआईएन वाला, जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, OIDAR वाले, उनको भी आईटीसी मना किया गया है। जो नॉर्मल रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि मान लो मैं नॉर्मल रजिस्टर्ड हूं, उसके बाद क्या मैं इसको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज कर रहा हूं? कर रहा हूं। नहीं करूंगा तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज कर रहा हूं, अगली कंडीशन, क्या मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस है? क्या जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड होके 2B में शो हो रहा है? हो रहा है। उसके बाद देखो ना, जो 2B में आ रहे हैं उसका मिलेगा, जो 2B में नहीं आ रहे हैं उनका तो मैं आईटीसी नहीं मिलेगा जी। उसके बाद क्या ये गुड्स तो में रिसीव हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। अच्छा याद है बिल टू शिप टू वाला? याद करो बिल टू शिप टू वाला, कि मान लो बिल मेरे नाम पर, शिप मैंने किसी और को करवा दिया, तो ये मान लिया जाएगा वो तुमने ही रिसीव किया है, तुम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो बिल टू शिप टू वाले केस में हम इसको डीम्ड रिसीव मानेंगे और आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक और रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है? क्या इस पे जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया गया है? क्या आपने इनकम टैक्स जीएसटी की रिटर्न भर दी है? और क्या ये 17(5) में कवर तो नहीं है? अगर नहीं है तो आप आईटीसी ले सकते हो, अगर कवर है तो आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। ये सारी कंडीशन है आईटीसी लेने की। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है, और तुम्हारे एग्जाम में पक्का पक्का इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि आईटीसी को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जी। एक बार चेक कर लो क्या क्या कंडीशन। पहली बात वही, पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन हो, उनको छोड़ के गुड्स और सर्विस आपको बिजनेस में यूज करना हो, रिसीवर के हाथ में टैक्स इनवॉइस हो, सामान तुम्हारी फैक्ट्री में आ चुका हो, जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिया हो, 2B में कम्युनिकेट हो गया हो, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो, 3B की रिटर्न फाइल कर दी हो, आईटीसी रिक्वायर्ड नहीं नालायक, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ना हो, और 17(5) में कवर ना हो। इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन आरपी कैन क्लेम आईटीसी। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है जी आपको? पक्का? जब मैं बोलता हूं तुम्हें कुछ फायदा भी होता है रिवीजन क्लास का, मेरे को तो नहीं लगता।
मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ना तुम किसी के साथ शेयर करते होंगे ना कि तुम अच्छा छोटे अपने जूनियर्स को बताते हो, गाबा सर हैं, टैक्स पढ़ाते हैं, एक बार उनकी रिवीजन क्लास भी देखना। क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं भी टैक्स की बात अगर हो रही है तो मेरा नाम बीच में आ रहा हो। ऐसा होता है कभी? और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पल्ले पड़ रहा है कुछ? जिसने पहले पढ़ा होगा उसके तो पल्ले पड़ रहा होगा वैसे, जिसने पहले नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ जी, अब यहाँ पे आओ, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे है सेक्शन 16 में ही दो नोट हैं, एक तो नोट नंबर 1 है और एक नोट नंबर यहाँ पे 2 है जी। एक नोट नंबर 1 और एक नोट नंबर 2 है। अब ये नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2 क्या है? सुनो ध्यान से, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 का मतलब क्या है? अच्छा, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में लोग उधार के अंदर भी सामान बेचते हैं? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में लोग उधार के अंदर, उधार में सामान बेचते हैं? बिल्कुल बेचते हैं। अच्छा, अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जब लोग उधार में सामान बेचते हैं ना, तो चेक करो उधार वाले सामान के अंदर भी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं और सामने वाला बंदा आईटीसी क्लेम कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे फिर एग्जाम्पल लूंगा, भगवान ये लाइट खराब मत कर दियो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कल मैं काला भूत डाल के आऊंगा गले में, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि लाइट पे नजर डाल रहे हो और चलती चलती लाइट बंद हो जाए। अब भगवान तेरे ही हाथ में मेरी डोर है। अब क्या हुआ, मान लो ये लाइट मैंने उधार में खरीदी, उधार में खरीदी, मैंने उसको बोला पेमेंट कर दूंगा, जान पहचान वाला बंदा था, उसने कहा कोई बात नहीं ले जा, पेमेंट कर दियो बाद में। अब पेमेंट कर दियो बाद में, मैं रजिस्टर्ड हूं, बिजनेस में यूज कर रहा हूं, इनवॉइस वो इशू कर चुका होगा, पेमेंट चाहे बाद में करूंगा बट इनवॉइस तो मेरे पास आ ही चुका होगा, सामान मेरी फैक्ट्री में आ गया, सामान मेरी फैक्ट्री में आ गया, उसने GSTR 1 अपलोड कर दिया, इनवॉइस अपलोड कर दिया, मेरे 2B में शो हो गया, रिटर्न मैंने भर दी, रिस्ट्रिक्टेड में नहीं है, 17(5) में कवर नहीं है, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया जी। मैंने क्या कर लिया, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। जब मैंने इसका आईटीसी क्लेम कर लिया, जब मैंने इसका आईटीसी क्लेम कर लिया, उसका फोन आया मेरे पास जिससे मैंने खरीदा था, तो उसने मुझे फोन किया कि अपना पैसे लेने के लिए जी, उसने मुझे फोन किया तो पैसे लेने के लिए उसने मुझे फोन किया कि भाई साहब ये जो अपना क्या नाम है इसका, आपने लाइट खरीदी थी। मैं कहा हाँ जी, हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हाँ कट रही है, आवाज कट रही है, हाँ क्या कह रहे हैं लाइट, हाँ आ रही है लाइट, अरे नहीं नहीं भाई साहब आपने लाइट खरीदी थी, लाइट खरीदी थी, हाँ लाइट, आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उसे दोबारा फोन, जिस नंबर पे आप संपर्क कर रहे हैं वो नंबर स्विच ऑफ है, जिस नंबर पे आप संपर्क कर रहे हैं वो नंबर स्विच ऑफ है, जिस नंबर पे आप संपर्क कर रहे हैं वो नंबर स्विच ऑफ है, खत्म। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा, आपको नहीं लग रहा बेचारे लाइट वाले का तो काम हो गया, सामान मेरे पास आ गया, यूज कर रहा हूं, पेमेंट नहीं की वैल्यू की, और साथ में जीएसटी भी नहीं दिया, और उसने जीएसटी अपनी जेब से पे कर दिया, उसको तो बड़ा नुकसान हो गया। आप समझ रहे हो मेरी भावनाएं, समझो सर। हेलो, आप हमारे में इमोशन, माना आज के टाइम में इमोशन समझना बहुत मुश्किल हो गया साहब, कौन समझता इमोशन? कई लोग तो कई बार कहते होंगे सर, एक बात बताऊं सर, एक बात दिल की बात कहूंगा, जो आता है सर समझा के चला जाता है, कोई समझने वाला नहीं मिलता सर। हमें कोई समझने वाला भी तो मिले, हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, जो आता है समझा के चला जाता है, हमें समझेगा कौन का बस। आज समझने वालों की बहुत बड़ी कमी है मेरे दोस्तों, आज कोई समझ नहीं पाता, हर कोई आता है समझा के चला जाता है। तो मैं तुम्हें, अब उसने प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसने मुझे उधार दिया, मैं उसने मेरी हेल्प की, मैंने उसकी हेल्प नहीं की, अब पेमेंट मैंने की नहीं, उस बेचारे का काम तो हो गया, उसने डबल जी मतलब उसने अपनी जेब से जीएसटी पे कर दिया, जबकि उसको 1 रुपया भी मैंने नहीं दिया। अब उसने, गवर्नमेंट ने कहा भाई इधर सुन मेरी बात, हम तुझे 180 दिन का टाइम दे रहे हैं,
हेलो ए ओ, हेलो ओए गाबे, हेलो ओए गाबे, इधर आ। हम तुझे 180 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 180 दिन के अंदर अंदर तू इस लाइट की पेमेंट कर देता है विद जीएसटी, तो हम तेरा आईटीसी रहने देंगे। अगर तू पेमेंट नहीं करता तो 180 डेज के बाद ये आईटीसी जो तूने क्लेम किया था अपनी बुक से हटाना पड़ेगा। विद इंटरेस्ट तुझे हमें आईटीसी वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम, और स्टार्टिंग से लगेगा। 180 डेज के बाद से नहीं लगेगा, स्टार्टिंग से लगेगा। और जितने दिन का डिले करोगे उतने दिन का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है, देखो यहां पे क्या लिखा है। यहां पे देखो जी, वेयर द गुड्स अगेंस्ट इनवॉइस आर रिसीव। अच्छा ये तो आपको मैंने बताया नहीं, वैसे अगर आप गुड्स रिसीव कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में, लोट्स में, तो याद है अगर आपने गुड्स रिसीव किया इंस्टॉलमेंट में, लोट्स में, तो जैसे जैसे लोट मिल रहे हैं वैसे वैसे आईटीसी नहीं मिलेगा। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी या जब लास्ट लोट मिलेगा उस टाइम पर सारा आईटीसी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। आगे देखो जी, तो वही आपने अगर उधार में सामान लिया तो आपने पेमेंट नहीं की 180 डेज के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसिपिएंट को आपको जो उसका आउटपुट टैक्स होगा उसमें इसको पेमेंट करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम, और स्टार्टिंग से लगेगा, 180 डेज के बाद से नहीं लगेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का क्लियर है? तो आज जो उधार वालों के लिए है, गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट कितने दी है, 180 डेज की टाइम लिमिट दी है। आपको पेमेंट करनी है 180 डेज के अंदर, नहीं तो फिर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ सेक्शन नंबर 16(3) जी। हैं, अब यहाँ पे आ जाओ सेक्शन नंबर 16(3). अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 16(3) आओ। हाँ एग्जामिशन वाला भी देख लेंगे, पहले जो करा रहा हूँ वो तो कर लो। पहले जो हम कर ले मेरे बच्चे वो कर लो, एग्जामिशन वाला भी देख लेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे एक बार आओ जी, अगला पॉइंट क्या निकल कर रहा है, 16(3). अब 16(3) ये बात कह रहा है, एक बात मेरे को बताना। जैसे मैं कैमरा लेकर आया, कैमरा है 40,000 रुपये का, उस पर 7200 रुपये का जीएसटी है, मैंने 47,200 रुपये दिए। अब एक बताओ, कैमरा क्या मेरे लिए कैपिटल गुड्स है? बिल्कुल है। क्या इनकम टैक्स में मैं डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता हूं? बिल्कुल क्लेम कर सकता हूं। अब इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन में किस वैल्यू पर क्लेम कर पाऊंगा? तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी तूने जीएसटी दिया ये तेरी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। अच्छा, अगर मैंने इनकम टैक्स में कहा मेरी एक्चुअल कॉस्ट इतनी है और मैंने डेप्रीसिएशन 47,200 पे क्लेम कर लिया, तो क्या मैं 7200 रुपए का जीएसटी में आईटीसी भी क्लेम कर सकता हूं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको नहीं लग रहा कि डबल बेनिफिट मिल रहा है यहां पे? तो एक ही तो बेनिफिट मिलेगा ना, एक बेनिफिट कैसे मिलेगा? या तो ऑब्वियस सी बात है आप इस 7200 पर आप क्लेम करोगे डेप्रीसिएशन, या 7200 पर क्लेम करोगे आईटीसी, दोनों में से एक ही चीज तो क्लेम करोगे। दोनों चीज कैसे क्लेम कर पाओगे? तो फाइनली देखो 40,000 की वैल्यू है, इस 40,000 पे तो डेप्रीसिएशन नहीं है। मुद्दा ये 7200 रुपए का क्या होगा, या तो डेप्रीसिएशन या आईटीसी। तो गवर्नमेंट ने कहा वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर चुके हो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हो डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। यहाँ पे देखो जी, तो ये 4 लाख है, मान लो यहाँ पे 4 लाख है, 28% जीएसटी, 1,12,000, 5/12, तो 4 लाख पे तो डेप्रीसिएशन ही है। 1/12 पर या तो आप क्लेम करो डेप्रीसिएशन या आईटीसी, आपको दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा। मेरा ओपिनियन क्या है, आप आईटीसी क्लेम करोगे, बट अगर आईटीसी ब्लॉक है, अगर आईटीसी ब्लॉक है तब डेप्रीसिएशन बेनिफिशियल है, अगर आईटीसी ब्लॉक नहीं है तो हमेशा आईटीसी ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आईटीसी एक बार में सारा मिल जाता है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ सेक्शन नंबर 16(4). अब यहां पे देखो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है। अब मुद्दा ही निकल कह रहा है कि आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है। अच्छा, किसी को याद है आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट? रेगुलर बैच का अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो कि आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट मैंने बताई थी जी, बताओ कुछ बताओ थोड़ा बहुत यार। अरे नोट्स अभी दे देता हूँ मेरे बच्चे, नोट्स अभी दे देता हूँ। अब
पहले एक बार मेरे को इसके आंसर दे दो, एक बार मैं नोट्स अभी दे देता हूँ। हाँ बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। आईटीसी क्लेम करने की थोड़ी सी अगर तुम्हें टाइम लिमिट याद आ रही हो, आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट बताना एक बार जी, क्या होती है बताओ। आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है? अगर मान लो मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया हूं, अगर मान लो मेरा कोई इनवॉइस है, उस इनवॉइस पे आईटीसी क्लेम करना भूल गया हूं, तो वो आईटीसी मैं कब तक क्लेम कर सकता हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं बस, मैं कब तक आईटीसी क्लेम कर सकता हूं बताओ जी, जल्दी बोल दो फटाफट से जी, कब तक आईटीसी क्लेम कर सकता हूं जी? हैं? हाँ कब तक? अगले साल की, बोलो बोलो बोलो, अगले साल की, जल्दी बोलो, अगले साल की 30 नवंबर, अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, मैं दोबारा बोलूंगा, अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यहां तक मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं जी। नोट्स का लिंक मैंने डाल दिया है, लिंक को मैंने पिन कर दिया, सारे बच्चे नोट्स कह रहे हैं जो, उस लिंक में जाके सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, सारे पीडीएफ, सारे क्वेश्चन बैंक, सब कुछ उसके अंदर है, सब कुछ, बस एक बार तरीके से देख लेना, सब कुछ उसके अंदर है जी। ठीक है, और इसको सेव कर लेना, डेली बेस पे मत कहा करो कि सर नोट्स दे दो, इसको सेव करके कहीं रख लो, ये लिंक तुम्हारे बहुत काम का है जी। ठीक है, तो देखो यहां पर आईटीसी क्लेम कब तक क्लेम करना है, तो अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यहां तक मुझे आईटीसी क्लेम करना है, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा याद है यहां पर आपको मैंने एक बात और बताई थी, याद करो, मैंने कहा था कि अगर 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 मान लो भाई नवीन यार देख, चैट जीपीटी क्या कह रहा है या वो क्या कह रहा है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई मेरे, ठीक है, तो उसके अंदर मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, क्या किसी टीचर ने बोला उसके अंदर ही मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, ठीक है, मैं सिंपल से एक बार जब 16:6 में दोबारा समझा दूंगा, आपको अगर उस बात पे एग्री करते हो ठीक है, नहीं तो चैट जीपीटी तुम्हारा टीचर है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, या जो कुछ और टीचर कह रहा है उसको भी फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, चलो अब एक बात मेरे को बताओ, अब याद है एक पॉइंट आपको मैंने कहा था कि अगर वैल्यू कम होती है ना इनवॉइस में, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए डेबिट नोट इशू करना पड़ता है। अब मान लो एक इनवॉइस की वैल्यू कम है, उसके लिए डेबिट नोट इशू किया, अब मेरा क्वेश्चन बस ये कि जब डेबिट नोट इशू किया तो क्या वैल्यू बढ़ने से जीएसटी बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। क्या जीएसटी बढ़ने से आईटीसी बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। मैं बस आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, अब वो आईटीसी की जो क्लेम करने की टाइम लिमिट है, क्या वो उसके इनवॉइस से काउंट होगी या डेबिट नोट से काउंट होगी? बताओ कहां से काउंट होगी जी, जल्दी बताओ जी। जल्दी बताओ फटाफट से जी। फटाफट से बताओ, अब जो डेबिट नोट की टाइम लिमिट है क्या इनवॉइस से काउंट करोगे? डेबिट नोट से, मतलब जब डेबिट नोट इशू किया होगा ना, जब डेबिट नोट इशू किया होगा उससे अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि डेबिट नोट की जब टाइम लिमिट काउंट करोगे वो डेबिट नोट से काउंट करोगे, इनवॉइस की टाइम लिमिट जो काउंट करोगे वो इनवॉइस से काउंट करोगे, बस ये पर ध्यान दो, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट देना है। तो बस ये देख लेना कि डेबिट नोट कब इशू किया, वो किस साल में है, उसे अगले साल की 30 नवंबर जो होगी वो लास्ट डेट बनेगी, वो डेबिट नोट किस इनवॉइस का है वो मैटर नहीं करता, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, और एक पॉइंट और सुनो ध्यान से, एक पॉइंट और सुनो। अब रिवर्स चार्ज वाले केस में याद है वो सेल्फ इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट, रिवर्स चार्ज वाले केस में सेल्फ इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट याद है, सेल्फ इनवॉइस रेस करते हैं, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर रजिस्टर्ड है, तो सेल्फ इनवॉइस रेस करता है। अब उसमें रिवर्स चार्ज, अब उसमें किसको आईटीसी क्लेम करना, क्लेम होता है रिसीवर को, तो अब जब रिसीवर इनवॉइस इशू कर रहा है तो टाइम लिमिट जो काउंट होगी फिर वो रिसीवर के इनवॉइस से काउंट होगी, देखो लिखा है ना, टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम लिमिट रिसीवर रेज द इनवॉइस, मतलब फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में जब सप्लायर ने इनवॉइस रेज किया वहां से टाइम लिमिट काउंट होगी, रिवर्स चार्ज वाले केस में अगर रिसीवर इनवॉइस इशू कर रहा है तो रिसीवर ने जब इनवॉइस इशू किया है तो आईटीसी की टाइम लिमिट जो होगी फिर वो वहां से काउंट होगी। अब यहां पे आ जाओ, अब जो 16:6 आपका है यहां पे आ जाओ जी, अब ये 16:6
ये क्लैरिफिकेशन अब किसी काम की नहीं है। अब यहाँ पे आ रहा 16.6 क्या है। अब ये सुनो ध्यान से है क्या, और जो नवीन कह रहा है, मैं नवीन ने भी पूरा चैट जीपीटी छान लिया। अब नवीन सुनो ध्यान से, आप क्या कह रहे हो एक बार दोबारा से बता देता हूँ जी। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ, जो आप कह रहे हो उस बात का मतलब क्या है वो भी आपको थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, मानना ना मानना ऑब्वियस सी बात है जी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे सुनो, एक पर्सन है मिस्टर वीजी, ये लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, ठीक है ना। फिर हम मिलेंगे कल 12 बजे, और कल हम आईटीसी के सारे सेक्शन कवर करेंगे जी। आईटीसी के हम सबकी रिवीजन करेंगे। एक बार थोड़ा सा पहले से पढ़ के आ जाओगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे क्लास खत्म होगी ना, तो क्लास की टाइमिंग तो 2 बजे तक होती है, अब 2 बजे तक टेक्स्ट पढ़ लेना। कैसे, जो भी पढ़ा एक बार वो दोबारा रिवाइज कर लेना, आगे जो कल पढ़ना है एक बार वो रिवाइज कर लेना, और बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर कर सकते हो तो कर लेना, और अच्छी बात हो जाएगी जी, ठीक है। बाकी जैसे ही 16-17 को ही हमारा बैच खत्म होगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बढ़िया तरीके से करेंगे जी। वैसे तो वो नोट फॉर ऑल वाली सीरीज आपको देखनी है, वो मैराथन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर तुम्हें पेपर में 70-80 नंबर लेने हैं तो वो 8 मैराथन 9-9 घंटे वाली प्रैक्टिस बैच के नाम से यूट्यूब पे पड़ी है, वो आप देख लोगे, तुम्हारे कन्फर्म 70 नंबर आएंगे। और उसके अलावा जो प्रैक्टिस कराऊंगा अभी मैं, वो सीरीज स्टार्ट करूंगा जी। डेबिट नोट का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, डेबिट नोट का मतलब अगर आपने इनवॉइस पहले काटा, उस इनवॉइस में कुछ गलती है, वैल्यू कम है, उस वैल्यू को बढ़ाना है, तो फिर वो डेबिट नोट इशू करना पड़ता है। तो जीएसटी में डेबिट नोट का मतलब वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये मिस्टर वीजी है, अब सुनो वापिस आओ, मिस्टर वीजी है, इसका एक इनवॉइस था, इसका एक इनवॉइस था, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, बेरेक्ट में कोई डाउट 1% भी डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है बेरेक्ट के अंदर। मिस्टर वीजी था, ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस है, मान लेते हैं फेब 2025 का, इसमें 50,000 रुपए का आईटीसी बनता है। आईटीसी क्लेम करना भूल गया, फेब 25 का इनवॉइस है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये आईटीसी मैं 30 नवंबर 25 तक क्लेम कर सकता हूं? पहले मेरे को ये बता दो बस। एनुअल रिटर्न मान लो मैंने इसके बाद फाइल की है, तो अगर एनुअल बाद में फाइल किया तो अर्लियर 30 नवंबर 25 है। ये बता दो, क्या ये वाला आईटीसी जो है, क्या ये आईटीसी क्या मैं यहां तक क्लेम कर सकता हूं, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकता हूं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक कर दिया, सॉरी रिवोक कह रहा हूं, कैंसल। अब गवर्नमेंट ने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया कैंसल कर दिया, और गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसल कर दिया मान लो अप्रैल 25 में। अब इसका मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया था, क्यों? मेरे पास टाइम था, मैंने कहा क्लेम कर लूंगा, कैंसल हो गया। मैंने रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल दी, मैंने कहा जी अब मेरे को रिवोक कराना है, रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल दी, और जो रजिस्ट्रेशन रिवोक हुआ वो रिवोक हुआ फॉर एग्जांपल दिसंबर 25 में। अब दिसंबर 25 में रिवोक हुआ, अप्रैल 25 में रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाली, अब दिसंबर 25 में जब रिवोक हुआ, रिवोक का मतलब अब मेरा रजिस्ट्रेशन नॉर्मल तरीके से हो गया। अब मैंने कहा इसका मैं आईटीसी क्लेम करूंगा। क्या अभी इस आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट है? नहीं है। क्या मैं पहले क्लेम कर पाया? नहीं क्लेम कर पाया, क्योंकि मेरी आरसी तो कैंसल है। जब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल है तो मैं ये आईटीसी कैसे क्लेम करूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना भी तो जरूरी है। अब रिवोक कब हुआ? दिसंबर में। रिवोक मतलब कंटिन्यू, दिसंबर में टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नवंबर तक थी, अब मैं क्या करूं? इसके अंदर मेरी गलती थोड़ा है, मेरी गलती इसके अंदर क्या है भाई साहब? आपने मेरा आरसी कैंसिल किया, मैंने एप्लीकेशन डाली, आपने उसको रिवोक कर दिया, अब रिवोक किया दिसंबर में, वो मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट ने कहा सुन, अब ये आईटीसी अभी भी तू क्लेम कर सकता है रिवोकेशन के 1 महीने के अंदर अंदर, रिवोकेशन के जो तेरी नॉर्मल लिमिट है वो, या रिवोकेशन के 1 महीने के अंदर अंदर, तो आईटीसी अपना क्लेम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी भी इस आईटीसी को क्लेम करने की टाइम लिमिट है, एक्सटेंड कर दी गई है 1 महीने से, बट आप वही आईटीसी क्लेम कर पाओगे जिस आईटीसी को क्लेम करने के आप एलिजिबल थे। कोई तुम्हारा पुराना आईटीसी है, कोई तुम्हारा पुराना आईटीसी है,
जिसकी टाइम लिमिट जा चुकी थी, वो आईटीसी अब तुम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो इनएलिजिबल है। तो पहली बात, वो आईटीसी एलिजिबल होना चाहिए, तभी तुम आईटीसी यहां पे क्लेम कर पाओगे 30 दिन के अंदर। ये बात है। जो आप कह रहे हो, एक बच्चा नवीन कह रहा है सर बेयर एक्ट पढ़ के ना ये लग रहा है रिवोकेशन के बीच का जो आईटीसी है वो भी क्लेम कर सकता हूं। भाई मेरे एक बात बता, उसकी टाइम लिमिट तो यहां पे है ही नहीं ना, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना यार। आप एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात समझना, आप कह रहे हो सर इसका आईटीसी की बात कर रहा है, भाई इसकी आईटीसी तो वो अगले साल की 30 नवंबर होगी ना। आप मुझे उसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसकी प्रॉब्लम है, इसकी टाइम लिमिट जा चुकी है। और इसका आईटीसी तो वैसे भी आप अगले साल की 30 नवंबर तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बात समझ रहे हो? तो इसका आईटीसी क्लेम करना है, वो आप जो कह रहे हो रिवोकेशन, भाई वो तुम अगले साल भी 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो अगर तुम जस्टिफाई कर देते हो कि वो एलिजिबल था। आप समझो, यहां तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है ना। मुद्दा ही निकल कह रहा है कि यहां पे रजिस्ट्रेशन है नहीं, ये वाला आईटीसी मैं क्लेम नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइम लिमिट मेरी जा चुकी है जब वो रिवोक हुआ। तो गवर्नमेंट ने ये जो है इसके लिए 30 दिन दिए। आपको इसके बीच का आईटीसी क्लेम करना करो, उसकी टाइम लिमिट जो है ऑब्वियस सी बात है वो उसके इनवॉइस से काउंट होगी, उसके लिए कोई 1 महीने की टाइम लिमिट नहीं है। ये तो नॉर्मल आईटीसी है, अगर तुम्हें मिलना है तो इसके लिए टाइम लिमिट जो है वो अगले साल की 30 नवंबर होगी। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो मतलब मुद्दा ही निकल कह रहा है कि अगर तुम्हारा आरसी कैंसिल हो गया, तो अगर तुम्हारा आईटीसी लेना बचा था फिर बाद में रिवोक हुआ, तब उसके 1 महीने के अंदर आप ये वाला आईटीसी क्लेम कर पाओगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? हाँ, जितना आईटीसी रिवर्स किया उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा जो आईटीसी रिवर्स हो रहा है जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी आज हम यहीं तक करते हैं। अब इसको फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बहुत सारे कमेंट होने चाहिए हर वीडियो के अंदर, कि कोई बच्चा अगर बाहर से देखता है उसको लगे कि भाई वाकई बहुत बढ़िया कंटेंट है। और यूट्यूब में बता रहा हूँ, यूट्यूब भी उन्हीं वीडियो को प्रमोट करते हैं इस पर लाइक और कमेंट ज़्यादा होते हैं। ये यूट्यूब की नई पॉलिसी है, नहीं तो सारी वीडियोस वेस्ट हो जाएंगी अगर आप इस पर लाइक और कमेंट नहीं करोगे। सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा जी। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय। हाँ, कल पूरा आईटीसी हम पैकअप कर देंगे। कल हम मिलेंगे 12 बजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।